इफेक्ट ऑफ करंट। आपको ये बताया था अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होगी तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है ना। अगर ये वायर है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए राइट हैंड का थंब और फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री फैला के आपको रखनी है। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करना है। फिंगर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस वायर के चारों तरफ, ठीक है, कुछ कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे और वो डायरेक्शन किसकी होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, अब इसके बाद आपको बताए थे क्रॉस और डॉट का क्या मतलब होता है। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, मतलब बोर्ड के प्लेन के पीछे साइड। और डॉट का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है ना, यानी बोर्ड के प्लेन के सामने साइड, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर एक वायर है, ठीक है, और इसके कारण किसी एक पॉइंट पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसका तरीका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। आपको राइट हैंड का थंब और फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री रखनी है, ठीक है। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को रखना है उस पॉइंट की ओर जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और फिंगर्स अपने आप जहां भी जाएं, ठीक है ना। इसके बाद फिंगर्स को आपको 90 डिग्री मोड़ना है, ठीक है ना। किस तरह से, थंब और फिंगर एक दूसरे के 90, ठीक है, इस तरह से आपको 90 डिग्री पर रखना है। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को उस पॉइंट की ओर जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और फिंगर को जहां ऑटोमेटिकली टर्न होती हैं, ठीक है ना, फिंगर जहां भी अपने आप टर्न होंगी, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में 90 डिग्री आपको टर्न करना है। तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्रॉस। और इस पॉइंट पर अगर फाइंड करनी होती तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती, ठीक है ना, बोर्ड के प्लेन के अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉट, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात और बताए थे, अगर किसी वायर की एक्सिस पर कोई एक पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉइंट वायर की एक्सिस पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है ना। हम लोग किसी एक बहुत छोटे कंडक्टर के कारण, एक बहुत छोटा कंडक्टर है, और कैसा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक छोटा सा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है dl, ठीक है। इसके कारण इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p हो, इस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूज ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो आप इसमें देखो, एक स्मॉल कंडक्टर है जिसकी लेंथ है dl, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, इस पॉइंट p पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो बायो सेवर्ट ने कहा था इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B प्रोपोर्शनल टू I, सेकंड B प्रोपोर्शनल टू dl, थर्ड B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, पॉइंट P से आपने इस वायर को मिला दिया, जो भी करंट की डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा ये कहलाएगा एंगल थीटा, ठीक है। और B प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी, डिस्टेंस को डबल कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। इन सबको एक साथ मिला के लिखते हैं, तो B प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा I dl साइन थीटा ओवर r², ठीक है, I dl साइन थीटा ओवर r², ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा कि
आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, और इस के की वैल्यू SI यूनिट में होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ने डिफाइन किया था एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर एक नया टर्म आएगा म्यू नॉट। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी कह सकते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आती है वो होती है 10⁻⁻⁷। आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। और जैसे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है ना, तो म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। आगे जाके डिफाइन किया जाएगा इसको और डिटेल में। ठीक है, अभी आपके बोले इतना देख लो किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ऑफ एयर और वैक्यूम, इसको परमिटिविटी, इसको परमिएबिलिटी। ठीक है इतना। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, यूनिट है हेनरी पर मीटर। ठीक है, हेनरी का नाम आपने अभी नहीं सुना होगा, ये आगे आने वाली यूनिट में आएगा। ठीक है, जब आएगा तब आपको उसको डिटेल में क्लियर करवा देंगे, अभी आप इतना देख लो। और दूसरी यूनिट हम लोग निकालने वाले हैं, एक यूनिट तो ये हो गई, और यूनिट हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू SI यूनिट में कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इन CGS यूनिट में के की वैल्यू होती है 1, जैसा हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पहले पढ़ते थे, के की वैल्यू होती है 1। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और CGS यूनिट में बी की वैल्यू होती है गॉस। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है गॉस। बात समझ में आ रही। अब टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, ये SI यूनिट और CGS यूनिट में रिलेशन है। ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴। बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ मत करना, जो भी गिवन है उसमें आर कैप लगा देना। ठीक है, और आप आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर कैप की वैल्यू आपको मालूम है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, मतलब आर की लेंथ। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा वेक्टर आर ओवर आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यू, या मॉड आर का क्यू। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। आज हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ये वायर ए बी, करंट कैरिंग वायर ए बी। ठीक है ना, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, पॉइंट पी पर, जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसमें फ्लो होने वाली करंट है आई। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। अब आप ये देखो, हमारे पास होता है एक बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बहुत छोटा सा कंडक्टर हो, उसके कारण किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इसका फार्मूला होता है आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं एक्स वाई। ठीक है,
एक्स वाई एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसकी लेंथ है dl और इसके मिडिल पॉइंट O से L डिस्टेंस पर है ये, ठीक है ना। O पॉइंट से, ठीक है, O कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं वायर पर, ये मिलता है O पॉइंट पर। O से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेक्शन हो गया एक्स वाई, ठीक है, और एक्स और वाई दोनों को हम P पॉइंट से मिलाते हैं। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया अल्फा, और थोड़ी देर के लिए इसको मान ले रहे डी अल्फा। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही? ठीक है, ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ये वाला एंगल हो गया डी अल्फा। अब एक बात को समझना, एक्स वाई बहुत छोटा वायर है, चाहे हम डिस्टेंस एक्स से मेजर करें पी की या वाई से मेजर करें, दोनों से ही डिस्टेंस होगी एक्स, ठीक है ना। तो एक्स से पी तक की डिस्टेंस या वाई से पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई बहुत पास पास पॉइंट हैं। हाँ, यहां तक बात क्लियर है बेटा? चलो, अब हमें क्या करना है, इस छोटे से सेक्शन के कारण पॉइंट पी पर फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताए थे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसलिए डीबी लिखते हैं, ठीक है ना। इस करंट कैरिंग वायर के कारण, छोटे से वायर के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर, ये डिस्टेंस क्या होगी, एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स क्यों लिया, क्योंकि इस सेक्शन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलो अब आप इसमें ये देखो, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा एक्स ओ पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इसमें थीटा प्लस अल्फा, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। आप ऐसा कह सकते हो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और 90 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड कर ली साइन थीटा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और वैल्यू गिवन कौन सी है, आर। एल तो हमने अपने मन से लिया, ठीक है ना। तो आप इस ट्रायंगल में देखोगे, ट्रायंगल ट्रायंगल वही चलेगा ओ एक्स पी। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एक्स, गिवन क्या है, आर। ठीक है, तो आप ये बताओ एक्स ओवर आर क्या कहलाएगा इस ट्रायंगल में, एक्स ओवर आर, आर ओवर एक्स ये कहलाएगा कॉस अल्फा, उसका उल्टा सेक अल्फा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर सेक अल्फा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है डीएल की वैल्यू। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं डीएल की वैल्यू।
तो आप इस वाले ट्राइंगल में देखें, इसी ट्राइंगल में ओ एक्स पी में, ठीक है ना, आप इसमें एल ओवर आर, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है। एल इक्वल टू आ जाएगा आर टेन अल्फा, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डीएल ओवर डी अल्फा, डी ओवर डी अल्फा टेन अल्फा, ठीक है। कितना आ जाएगा, डीएल ओवर डी अल्फा इक्वल टू, सॉरी आर भी तो होगा इसमें, आर को बाहर निकाल दें, आर आगे आ जाएगा, ठीक है ना। आर कांस्टेंट है, टेन अल्फा का आपको मालूम है डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो डीएल इक्वल टू कितना आएगा, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, डीएल की वैल्यू भी आ चुकी है, सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। देखो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई, dl की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए dl की वैल्यू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ठीक है इतना। इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, कॉस अल्फा ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, आर सेक अल्फा, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, डीवी इक्वल टू, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एक आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, आई अपॉन आर साथ में कॉस अल्फा और डी अल्फा, क्लियर है इतना, ठीक है। अब हमें ये तो किसके कारण फाइंड किया हमने, छोटे से सेक्शन एक्स वाई के कारण, और हम चाहते क्या हैं, पूरे वायर ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, पूरा निकालना हो तो हमें इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब आप ये देखो यहाँ पर है डी अल्फा, तो लिमिट लगेगी अल्फा की, ठीक है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये वाला, सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और बाई पॉइंट को आप यहाँ तक ले जाओ तो एंड पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, एंगल के लिए ध्यान देना थोड़ा सा, देखो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखो, मान लो ये वाला एंगल है फाई 1, ठीक है। सेक्शन एक्स यहाँ तक आ गया, और बाई कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, इस पॉइंट को भी आप मिलाओ, किससे मिलाना है, पॉइंट पी से,
ठीक है। और ये वाला एंगल आप ले लो फाई 2, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। डी अल्फा कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था डी अल्फा। डी अल्फा की जो डायरेक्शन में होगा वो होगा पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो होगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप ये बताओ एंगल डी अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है। तो लिमिट आप क्या लगाओगे, माइनस फाई 1 से फाई 2। माइनस फाई 1 क्यों लिया, क्योंकि डी अल्फा लिया था पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव, वो उसी की डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, dv का इंटीग्रेशन क्या लाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, i अपॉन r, ठीक है। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस साइन अल्फा होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा साइन अल्फा, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। अपर लिमिट रखो, साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ठीक है। लिमिट रख दी, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इससे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, या ऐसा भी लिख सकते हैं साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है इतना। अब आप ये देखो, ये वायर कैसा है, कांस्टेंट लेंथ का, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, अगर कोई कांस्टेंट लेंथ का वायर हो, इस वायर के कारण इस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, उस पॉइंट से वायर पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं और इसके दोनों एंड्स को यहां से मिला देते हैं, ठीक है ना। एक एंगल है फाई 1, दूसरा एंगल है फाई 2, ठीक है। और फार्मूला क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, राइट हैंड थंब रूल, थंब को यहाँ पर रखना है, राइट हैंडर की फिंगर्स को रखना है पी पॉइंट पर, और ऑटोमेटिक जहाँ पे जाए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यहाँ पर आएगा क्रॉस, ठीक है, डायरेक्शन आएगी क्रॉस। अब आप एक बात बताओ, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो क्या चेंजिंग आती, देखो वायर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अगर वायर की लेंथ इतनी है, इस वायर को यहां तक बढ़ाते तो फाई 1 कौन सा एंगल होता, फाई 1 की वैल्यू बड़ी होती कि छोटी होती, ये बताओ, बड़ी होती जाती, और ये बढ़ाते 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 इन्फिनिटी ले जाते तो फाई 1 कितना हो जाता, 90 डिग्री। ऐसे ही अगर इस वाले वायर को भी बढ़ा के इन्फिनिटी कर देते तो फाई 2 भी होता 90 डिग्री। तो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है ना। इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ देन फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाती, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो आप इसको लिख सकते हो
2I/R, ठीक है ना। ये किसके कारण है? ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो, अगर वायर का एक एंड इनफाइनाइट होता, ठीक है, वायर का कोई एक एंड इनफाइनाइट होता, देखो ये वायर हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, पी पॉइंट पर। अभी आप इस पॉइंट के दोनों एंड से वायर को मिलाते हो, ठीक है ना। ये एंगल हो गया φ1, ये एंगल हो गया φ2। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो एंगल होते हैं 90 डिग्री। अब आप इस वायर को छोटा करते जाओ। अगर ये वायर इतनी लेंथ का होता, एंगल φ1 छोटा हो जाता, और कम होता, और छोटा हो जाता, और इसी पॉइंट से स्टार्ट होता, तो φ1 कितना हो जाता? 0, ठीक है ना। तो अगर ये वायर कैसा है जिसका एक एंड इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो किस तरह का वायर हो गया? इस तरह का, ठीक है। तो φ1 कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। φ2 आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। तो बी की वैल्यू क्या आती? μ0/4 I/R। अगर दोनों एंड इनफाइनाइट हैं तो 2I/R, और एक एंड इनफाइनाइट हो तो I/R टेस्ला, ठीक है ना। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला। देखो, ABCD एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ दी है 4 मीटर, हर एक साइड की लेंथ होगी 4 मीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है, एट सेंटर। अगर हम अकेला ये वाला वायर कंसीडर करें, इसके कारण यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरह से, ठीक है। करंट तो वही होगी 10 एम्पियर। अब इससे हम दोनों एंड्स को मिलाते हैं, ठीक है। एंगल कितना आएगा? देखो, किसी भी स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये वाला एंगल होगा 45, और ये वाला भी होगा 45 डिग्री। सिर्फ इस वायर के कारण यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप ये देखो, B इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? μ0/4 I/R, ठीक है। साइन एंगल कितने आ रहे हैं? 45 प्लस साइन 45, ठीक है। B इक्वल टू μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻⁷, ठीक है। I/R, I की वैल्यू है 10, R की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक टोटल है 4, ये होगा उसका हाफ, यानी 2 मीटर, ठीक है। 1/√2 1/√2, यह जाएगा 2/√2, ठीक है। ये तो हो गई एक वायर के कारण। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट O? B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, इन चारों का वेक्टर सम, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं डायरेक्शन। तो देखो, पहले वाले वायर के कारण कैसी है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये इस तरह से आगे जाएगा। BC वायर ये हो गया, इसके कारण यहाँ पर कैसी होगी? ये भी डाउनवर्ड। करंट यहाँ से आएगी, इसके कारण भी डाउनवर्ड होगी, इसके कारण भी डाउनवर्ड होगी। चारों के कारण एक ही डायरेक्शन में करंट आ रही है, वैल्यू सबकी बराबर है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये तो आ गया एक वायर के कारण, इसको नाम दे दो B1, ठीक है ना। और B इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 10, ये हो गया 40 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, अपॉन√2 टेस्ला, ठीक है। देख लो, आपको PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसकी साइड PQ इक्वल टू 3x, PR इक्वल टू 4x और QR इक्वल टू 5x है, ठीक है। और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I K/48 πx गिवन है। तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। कहीं भी आप करंट बना लो, पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो होगी I, ठीक है।
देखो सबसे पहले आप ये देखो, ये साइड 3x 4x 5x, एंगल कितना आ जाएगा 37 डिग्री। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है। टोटल वायर कितने दिखाई दे रहे हैं 3, 1 2 3। ठीक है ना। पॉइंट पी पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू होगा तीनों वायर का वेक्टर सम B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है। लेकिन एक बात हमें मालूम है, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पर हो, ठीक है, इस पॉइंट पर हो, इस पर हो, या वायर के बीच में कहीं भी हो, तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताओ? 0। ठीक है। तो क्या होगा, देखो इस वाले वायर के कारण और इस वाले वायर के कारण, ठीक है, इसको नाम दे दे रहे B1, ये हो गया B2, इसके कारण है B3। तो B1 और B2 इन दोनों की वैल्यू तो हो गई 0, अकेला बचेगा B3। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू ड्यू टू ओनली बाय QR, या B3 लिखे दे रहे। ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब आप ये देखो, QR एक करंट कैरिंग वायर है। तो कल हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, कांस्टेंट लेंथ का है A और B, इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। ये डिस्टेंस है R। अब इस पॉइंट से इसको मिलाओगे और इससे इसको मिलाओगे, एंगल हो गया θ1, दूसरा θ2, α1 α2, φ1 φ2, जो भी लेना है वो ले सकते हो। ठीक है ना। अब फार्मूला क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, तो B इक्वल टू फार्मूला था हमारा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, सबको याद आ गया इतना? ठीक है। अब यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है। आपको इस वायर के कारण, ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के कारण इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इसको हमने डार्क कर दिया, इसको थोड़ा सा। ठीक है। अब आप ये देखो, इस पॉइंट से यहाँ पे हम एक डालेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। ये डिस्टेंस कहलाएगी R। ठीक है। ये हो गया P, इसको M नाम दे दें। ठीक है। R इक्वल टू कहलाएगा PM। ये वाला एंगल होगा 37 और ये वाला एंगल होगा 53। ठीक है। पॉइंट P से बनने वाले एंगल हमें देखने पड़ते हैं, तो ये एंगल कितने कितने होंगे, कितने कितने एंगल आएंगे ये वाले? ये 37 है तो ये वाला हो जाएगा 53, और ये 53 है तो ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री। ठीक है। अब फार्मूला क्या होगा, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ठीक है। R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, PM। ठीक है। R की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे PM। ठीक है। ये हमें फाइंड करना है साइन θ1। ठीक है। θ1 की वैल्यू क्या होगी, एक है 37, दूसरा है 53। एक जगह आप रख दो 37, दूसरी जगह लिख दो 53। ठीक है। इसका ट्रायंगल हमें याद होता है 37 3 4 5, ये वाला एंगल होगा 53। ठीक है ना। सारी वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू जो गिवन है μ0 I K अपॉन 48 पाई x इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन PM की वैल्यू अभी हम निकालने जा रहे हैं। साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, 3/5। ठीक है। साइन 53 की वैल्यू 4/5। ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है PM की वैल्यू। ठीक है। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देख लो।
ठीक है ना। ये साइड कितनी है 4x, ठीक है। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं PMR, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो, ठीक है, जिसका एंगल M राइट एंगल 90 डिग्री वाला होगा। M ये हो गया, P ये वाला हो गया R। PR की वैल्यू दी है 4x, ठीक है। एंगल P कितना दिया 53, R दिया है 37, ठीक है। PM आपको फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उसको लिखो ऊपर, ठीक है, जो गिवन है वो नीचे लिखो। PM अपॉन 4x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन 37 डिग्री, ठीक है। साइन 37 की वैल्यू आपको मालूम है 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो। साइन 37 की वैल्यू 3/5, PM की वैल्यू क्या हो जाएगी 12x अपॉन 5, PM इक्वल टू 12x अपॉन 5, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, 12x अपॉन 5 है, 5 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 + 4 7 अपॉन 5, ठीक है। ये हो जाएगा 7 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 × 12 48 पाई एक्स, नीचे भी आ गया 48 पाई एक्स, म्यू नॉट से म्यू नॉट कंपेयर हो गया, आई से आई कंपेयर हो गया, के की वैल्यू क्या बचेगी 7, के इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया।